चलिए सर 11th फिजिक्स का लेक्चर है। अब हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है सर वेक्टर। अब वेक्टर की इंपॉर्टेंट टर्म्स कल हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 1 में। आज हमारा लेक्चर 2 है, ये आगे आ गया आपके पास। तो आज वेक्टर की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो करेंगे हम, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। तो ये क्या है सर? अब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का मीनिंग है सर, ये ध्यान से आपने समझना है। अगर इसकी डेफिनेशन थ्योरेटिकली जो बोले तो ये हो जाती है कि रिजल्टेंट ऑफ द 2 और मोर वेक्टर, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द सिंगल वेक्टर, the resultant of 2 or more vector is defined as the single vector which produces the same effect as was given by 2 or more vectors combinedly in their process. कैसे मतलब क्या बना? Resultant, it is a single vector which shows same effect as is shown by 2 or more vectors combinedly. ये ध्यान रखना, जो मिल के इफेक्ट दिखा रहे हैं वो एक सिंगल वेक्टर दिखाता है, उसको हम उन दोनों सब वेक्टर का रिजल्टेंट बोलेंगे। क्या मतलब है? मान लीजिए सर मेरे पास ये एक प्लेसमेंट है, यहां से एक बॉडी गई सर, ये इस तरफ गई और फिर वो गई चली इस तरफ सर, यहाँ। ये 2 वेक्टर सर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। या मैं यहां से ओ से सीधा ही यहां चला गया, तो इन दोनों वेक्टर्स ने जो किया है वो इस एक वेक्टर ने ही कर दिया। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए और बी मिलके जो कर रहे हैं वो आर वेक्टर अकेला ही कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड के साथ कोई संबंध नहीं सर, इफेक्ट, प्रभाव जो वो कर सकता है, इट्स नॉट अ मैग्नीट्यूड, इफेक्ट है सर। तो आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर and B vector. R is the resultant of A vector and B vector. अब ये दोनों का रिजल्टेंट है सर, ठीक है? ये समझ लगा ये वाला पार्ट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेम इफेक्ट, वो सिंगल वेक्टर होता है, वो सिंगल वेक्टर ही इफेक्ट दिखाता है जो दोनों वेक्टर मिलकर दिखाते हैं। समझे आप बात? तो ए आर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर होता है, ठीक है? तो आप इसको कई वे में समझ सकते हो सर। जैसे मान लीजिए मैं 2 वेक्टर ले लेता हूं, ये वाले वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब जो ये वेक्टर आ गया मेरा, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ए प्लस बी आ गया सर, ये आर आ गया। ऐसे दिखा दूं, ऐसे दिखा दूं। अब मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मेरा जो रिजल्टेंट है सर ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा इसका रिजल्टेंट। अब देखिए सर, अगर तो बी का ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अलोंग द ए आएगा। मान लो जो इतना आ गया माइनस करके ये आ गया। अगर b का मैग्नीट्यूड a से ज्यादा है तो ये अलोंग द b आ जाएगा, ये आ जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट इज अ सिंगल वेक्टर सर, which produces same effect as produced by 2 or more vectors combined. ये ध्यान रखना, इसी से बात चलेगी। अब ये दोनों को ऐड किया था तो दोनों की सेम डायरेक्शन में था। अब ये सब्ट्रैक्शन वाला इन दोनों को माइनस करके आएगा, ये आ गया, ठीक है? रिजल्टेंट है सेम 50। ये कहता है 10 इधर जा
फिर वो दूसरा कहता है 5, आप मान लीजिए ऐसे, वो कहता है 10 इधर जाना है, वो 10 इधर गया, बी 5 इधर ले आया, तो नेट वेक्टर कितना हुआ, ए माइनस बी आपका इफेक्ट। वो इफेक्ट कितना हुआ सर, बी की तरफ ए की तरफ से 5 ही गए, मैं समझा रहा हूँ ना, 10 और 5 वापिस, तो ए की तरफ 5 ही गए सर। मान लीजिए 10 गए थे ए की तरफ और 15 गए बी की तरफ, तो रिजल्टेंट वेक्टर 5 बी की तरफ आ गया, दोनों का माइनस हो गया सर, ये 10 था ये 15 था, पहले ये 10 था ये 5 था, 10 माइनस 5 5 ए की तरफ, ये इफेक्ट। इफेक्ट वो बताता है कि नेट इफेक्ट किस तरह, इफेक्ट पे ध्यान देना सर, मैंने मैग्नीट्यूड नहीं बोला, वो मैग्नीट्यूड सिर्फ डेफिनेशन देने के लिए, अच्छे से क्लियर करने के लिए समझाया, ये इफेक्ट होता है जैसे ये भाई। अब ये सर मैग्नीट्यूड वाइज ए प्लस बी मैग्नीट्यूड में और में नॉट इक्वल, में और में नॉट इक्वल भी हो सकता है सर, लेस भी हो सकता है, तो बड़ा तो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों के इफेक्ट से बड़ा तो कैसे आएगा। ये देखो मैक्सिमम इफेक्ट ए प्लस बी होता है, मिनिमम इफेक्ट ए माइनस बी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मैग्नीट्यूड इससे सबसे बड़ा, मैग्नीट्यूड इससे छोटा, या तो ये मैग्नीट्यूड वाली बात है सर, ये आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, समझे बात आप, परफेक्ट। तो आगे चलते हैं सर, ठीक है, ये बात आप समझ गए हो, मैग्नीट्यूड और चीज है सर, रिजल्टेंट इफेक्ट और चीज है। मैं आपको एक और इफेक्ट, वैसे तो आगे आएंगे, अभी ये तो आपको ये समझना है कि रिजल्टेंट एक वो वेक्टर है, एक वो वेक्टर है जो सब वेक्टर्स जो एक पॉइंट पे लग रहे हैं या कहीं, उन सब का कंबाइंड इफेक्ट दिखा देता है हमें, बस उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल देते हैं सर, समझे आप। तो ये फिर होगा कैसे, कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये तो आपको अभी इसकी डेफिनेशन आई है सर, आपको सिर्फ ये दिमाग में बिठाना है अभी कि रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक इधर गया फिर इधर गया, ठीक है, यहां मैं सीधा चला जाऊं, तो जो ये दो मिलके कर रहे हैं वो एक वेक्टर कर रहा है, तो मैं ऐसे इसको रिजल्टेंट बोलूंगा। तो कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट, कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट। अब ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, वेक्टर की दुनिया में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर की दुनिया में। पहले इसकी बुकिश लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है वो देखते हैं सर। तो ये होता क्या सर, ये कहता है कि इफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना सर, three vectors acting on a point object at the same time are represented in magnitude and directions by the three sides of a triangle taken in order, ठीक है, then their resultant is zero and now the object is in the equilibrium। तो ये आपके लिए सर बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा, फिर एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझ आ जाए। तो ये तो आपको +1 में इसको इतना अच्छे से वेक्टर में सीखना पड़ेगा, बहुत अच्छा आगे आपको यूजिंग में मिलेगा। तो ये क्या है सर, मान लीजिए तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने क्या देखा था कि इफ थ्री वेक्टर्स जो है, इफ थ्री वेक्टर्स, ठीक है, एक्टिंग at a point object, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ लग रहे हैं सर, वो साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, वो एक साथ लग रहे हैं, ठीक है, एक साथ लग रहे हैं, वो साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, ठीक है, at the same time are represented by, are if represented by three sides of triangle taken in order
हमें थ्री साइड्स को, ट्रायंगल की थ्री साइड्स को एक ऑर्डर में ले लेना है. देन देयर रिजल्टेंट इज 0. देन देयर resultant is 0 and body is in equilibrium. ठीक है, ये आ गया आपका पॉइंट. अब ये समझना है सर, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. मैं आपको डेफिनेशन इधर समझाता हूँ सर. ये देखिए, मान लीजिए सर, ये मेरे पास दो मेटेलिक कंडक्टर पॉप्स हैं. अब इतना तो आपको समझ आएगा पक्का. तो मैंने दोनों को दे दिया सर प्लस चार्ज. 10th में पढ़ा कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेयर करते हैं. तो इनकी तो सर फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गई सर. अब ये तो इधर उधर फैल गए सर. ये छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही रख लेते हैं एक. अब ये एक तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर आ गई सर, ये फोर्स आ गई, ये ई इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, और ये वेट लग गया सर इधर, और ये टेंशन इन द स्ट्रिंग लग गया इधर. टेंशन मतलब खिंचाव आ गया. ठीक है ना, टेंशन तो आएगा. अब देखो सर, थ्री वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली. थ्री वेक्टर्स. अब तीनों वेक्टर सर एक जैसे होने चाहिए. फोर्स के हों, मोमेंटम के हों, किसी के भी हों, बट सेम होने चाहिए. थ्री वेक्टर्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी. ये लग गए सर, ये वाला आ गया. ठीक है, ये तो आ गया. अब टेकन इन साइड ऑर्डर. ये देखिए सर, ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ओ ए एंड बी. मान लीजिए अब ये वाला जो फोर्स है सर, इस साइड को रिप्रेजेंट कर दे. मान लो इसका मैग्नीट्यूड इसके हिसाब से ड्राइव कर दे, और ये वाली साइड को सर ऐसे बना दे. ये नीचे, और ये बन गया. ये इसको बोलते हैं इन ऑर्डर सर. जहां से स्केच का पेन पूरी ट्रायंगल में बिना उठाए उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल पड़े. थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब समझ लगा सर, ये वाला ऐसे. ये देखिए, ये ऑर्डर बोलते हैं. ठीक है, आई रिप्रेजेंट थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर. ठीक है, तो इसमें कुछ और ऐड कर देना. थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड बाय द थ्री साइड्स. को थोड़ा सा चेंज कर देते. ठीक है, देन द रिजल्टेंट इज 0. तो हम यहाँ थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं इसको. यहाँ टेकन इन ऑर्डर, रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction. तो उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हमने उसी ऑर्डर में ले लिए. जैसे मान लीजिए सर, मेरे पास जो वेट है वो है, मान लीजिए मेरे पास जो वेट है वो 12 यूनिट है सर. तो मैं ये ले लिया, और ये है आपकी 4 और ये है 6 फोर्स. तो मैंने अगर 12 सेंटीमीटर ले लिया इसको, 12 किलोग्राम मीन्स 12 सेंटीमीटर, 4 मीन्स 4 सेंटीमीटर, 6 मीन्स 6 सेंटीमीटर. सिंपल है ना सर. तो ऐसे मैंने साइड्स को रिप्रेजेंट कर लिया इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ले ली मैंने जैसे अभी आपको बताया. तो कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट क्या हुआ? इफ द थ्री वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction of vectors. ठीक है, then body क्या है? Body is in equilibrium में है, and resultant of all three is 0. अब ये आ गया आपका 0 आ गया. ठीक है, अब इस कंडीशन में रिजल्टेंट तो 0 आ गया, होगा क्या सर? ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, ये हमने वेक्टर्स ले लिए सर, तो ऑर्डर में ले लिया. अब इस कंडीशन में क्या आएगा सर? आपको ये ध्यान से देखना सर.
देखिए, वेक्टर डिवाइडेड बाय साइड ऑफ ट्रायंगल रेशो, ठीक है, और mg बाय OA और T by OB ratio will be same. This ratio will be same when body is in equilibrium. Means force divided by side, weight divided by side जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन डिवाइडेड बाय साइड जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड ये देखिए, फोर्स AB के अराउंड है सर और टेंशन इसके अराउंड है और ये वाला, ये रेशो इक्वल आएगी हमेशा व्हेन ये कंडीशन जो हमने अभी बनाई है ये लागू होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट है। अगर ये तीनों फोर्सेस, टेंशन, वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, एंड जो साइड्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ ब्रेड्थ है, जो भी हमने साइड्स ली हैं वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ये रखी हैं, then this will happen. So condition for zero resultant में आपको यही देखना है, मैं दोबारा बोलता हूं, अच्छे से सुनना, कि if three vectors acting on a point object at the same time are represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle taken in same order, ठीक है, taken in same order, the resultant is zero. And object is said to be in equilibrium. तो अगर हमने जो तीन फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं और उनको हमने एक ऑर्डर में, ट्रायंगल के ऑर्डर में ले लिया और उसकी जो साइड्स हैं ट्रायंगल की वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ले ली, देन दिस विल हैपन। अब ये था सर, जैसे ये फोर्स, ये वेट, अब ये यहां आके रुक गया इक्विलिब्रियम में, ना तो ये आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। पीछे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो रिपेल कर रहा है। नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि टेंशन उसको होल्ड कर रही है। तो इस तरह से ऐसी स्ट्रेट क्यों खड़ा है यहाँ? तो वेट नीचे लग रहा है, वो नीचे खींच रहा है इसको, ये टेंशन इसको इधर खींच रही है, फोर्स इधर खींच रही है। तो बॉडी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है सर कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए, ये है इसका। अब ये है तीन फोर्सेस इसमें, वेट, फोर्स। हमने ये तीनों फोर्सेस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, सेम डायरेक्शन, ये ले लिया, ये वाली और ये ऑर्डर आ गया। फिर ये आपको मान लीजिए सर ये तीनों साइड्स पता है किसी तरह से, मान लीजिए ये तीनों साइड्स पता है और ये एक फोर्स पता है, तो वेट नहीं पता या वेट पता है आपको, मान लीजिए तो वेट पता है आपको, ये तीनों साइड्स पता है, तो एक एक करके ये ले लीजिए सर। आपको यहां इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता चल जाए, टेंशन निकालनी है तो ये ले लीजिए सर। आप इससे अगर एक फोर्स पता है और बाकी साइड्स आपने उसी मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको पता है या बन रहा है जैसे ये वाला, तो आप निकाल सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये थोड़ा तो नए हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये अप्लाई होगा। मैं एक बात बता देता हूँ सर, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपको इसके बहुत कम आएंगे, तो ये फिर करवाएंगे कौन? ये जब आप IIT और नीट के कॉन्सेप्ट करेंगे ना सर, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आपका, ये बहुत ज्यादा काम आता है, इसको आपने ध्यान से देखना। अब किसी भी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसके तीन कंडीशंस भी हैं सर। कंडीशन नंबर 1 कि उस पे नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जीरो हो, बॉडी लीनियर मोशन ना कर रही हो, उसकी रोटेशनल मोशन भी नहीं होनी चाहिए, वो घूमना भी नहीं चाहिए और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। सो इक्विलिब्रियम के लिए कुछ जो आउटकम्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो हम बोलेंगे कंडीशन ऑब्जेक्ट कंडीशंस, ये भी होती हैं सर। अभी तो वो हमने वेक्टर का किया ना, तो ये कंडीशंस फॉर नॉर्मल है सर। नंबर 1 नेट फोर्स जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी जीरो। टॉर्क होता है जो उसको घुमाती है, घूमना भी नहीं चाहिए, चलना भी नहीं चाहिए। और थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। अब ये आगे आ गया है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको IIT और नीट के लिए यहाँ कुछ कई जगह पे आपके जो लेवल्स हैं
वो थोड़े लेवल जो हैं धीरे धीरे अप हो जाएंगे आपके। तो वो अप लेवल के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो ये कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट, ये सारा हमें देखना था, ध्यान से इसको समझना था। ठीक है, तो यहाँ हमने कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट ले लिया और हमने रिजल्टेंट वाली बात की है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, वो जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताई थी वो एग्जांपल करते रहें, इसको देखते रहें। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो ग्राफिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे, फिर वो आपको आगे 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 पता चलता जाएगा। ठीक है, चलो।